हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक सीरीज चल रही है जिसका आज फोर्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में क्या हुआ था? लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट से लेकर के 6 प्रॉब्लम तक हमने सॉल्व किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम को। और आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 13 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है seventh problem, consider a uniform electric field in the z direction, the potential is a constant। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है? इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि जो z एक्सिस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी z एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब हम चार्ज को कैसे मूव कराएं कि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे? सेम रहे। इसका मतलब ये है कि सपोज मानिए कि हमारे पास एक्सिस है, कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं हम एक्सिस को। ये सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस में ही जेड एक्सिस में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे मिलेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है यहां पर कि वो कंडीशन बताएं या वो एक्सिस या वो पोजीशन बताएं जब हम चार्ज को मूव कराएं तो वहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल कांस्टेंट तभी रह सकता है कि जब वो किस पोजीशन पे हो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अगर होगा तभी वो क्या रहेगा? तभी उसका पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। और हम एक और चीज जानते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होगा। पोटेंशियल तभी कांस्टेंट होगा जब वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो बनता है वो हमेशा फॉर्म होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इक्वेशन देखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यही तो इक्वेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसमें डी आर क्या शो हो रहा है? डी आर आपका डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। क्लियर? और ई जो है ये किसको शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हम क्या हो कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन, जो बीच का एंगल है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच का एंगल है, अगर वो परपेंडिकुलर है मतलब 90 है, तो वहां पर पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? सेम। जैसे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करें तो ये हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। अगर किसी कारण से थीटा बिकम्स 90, देन क्या होगा? cos थीटा आपके पास 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0। तो उस कंडीशन पे VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू V। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें तभी मिल सकता है, पोटेंशियल सेम तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल फॉर्म हो वो हमेशा कितना हो? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। और यही इस क्वेश्चन पे है कि हम किसी चार्ज को किस एक्सिस में या किस प्लेन में मूव कराएं कि जब वो मूव करे या किसी भी पॉइंट से जब वो पास होगा तो वहां पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है और इसको हमने डिस्प्लेस किया अलोंग दी वाई एक्सिस।
ये है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया, सपोज डी आर इसमें डिस्प्लेस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये हो गया अपर डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस, ये आपका राइट हैंड साइड पे हो जाएगा वाई एक्सिस, और आपकी तरफ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ये हो जाएगा हमारे पास जेड एक्सिस, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अपवर्ड है, आउटवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है। तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 90। बात समझ में आई? और इसी तरीके से अगर इसी चार्ज को हम मूव करें अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव करें तो क्या होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर वेक्टर अपर डायरेक्शन पर अलोंग दी एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपवर्ड डायरेक्शन पर, तो यहां पर भी थीटा बिकम्स 90। क्लियर? अब अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग इसको मूव करें चार्ज को, ये डी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे, तो यहां पर जो थीटा होगा बिकम्स 0। ये बात क्लियर है? तो कहां पर पोटेंशियल हमें सेम लग रहा है, पोटेंशियल हमें सेम लगेगा जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है यहां पर 90। पोटेंशियल तभी सेम हो सकता है जब वो वाई एक्सिस पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90। क्या और भी कोई प्लेस है तो हम कह सकते हैं हाँ, ये एक्स वाई प्लेन, अगर किसी चार्ज को हम एक्स वाई प्लेन पे भी मूव कराएं तो यहां पर भी एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो या इस केस पे भी हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। अगर हम एक्स जेड के प्लेन पे इस चार्ज को मूव कराते हैं, डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या यहां पर भी आपका पोटेंशियल सेम होगा, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं कर रहा है, थीटा 90 नहीं होगा। अगर हम जेड और वाई एक्सिस पे अगर हम इसको फॉर्म करें तो क्या ये पोटेंशियल सेम होगा, तो हम कहेंगे नहीं। तो ना तो वो एक्स और जेड पे परपेंडिकुलर होगा या पोटेंशियल सेम होगा, ना ही वो जेड एक्सिस और जेड और वाई प्लेन में पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर हुई बात? तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन पर, तो अगर हम वाई एक्सिस पे मूव करें तो भी पोटेंशियल सेम होगा, एक्स एक्सिस पे मूव करें तो भी पोटेंशियल सेम होगा, और अगर हम एक्स वाई प्लेन पे भी मूव करते हैं तो भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हम एक्स और जेड प्लेन पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि थीटा यहां पर 90 नहीं मिलेगा। जेड और वाई एक्सिस पे अगर प्लेन पे अगर मूव करें जेड और वाई प्लेन पे तो भी पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी थीटा 90 नहीं मिल रहा है। तो अब ऑप्शन पे देखते हैं, इन ऑल स्पेस नहीं हो पाएगा, इन ऑल स्पेस क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस पे अगर हम मूव कराते हैं तो वहां पे थीटा बिकम्स 0, और उस कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज ये जेड एक्सिस है, इसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हमारे पास पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, ये यहां पे पोटेंशियल ए हो जाएगा, पोटेंशियल बी, तो वी ए इज नॉट इक्वल टू वी। क्लियर है? फॉर एनी एक्स फॉर ए गिवन जेड, बिल्कुल सही। अगर हम एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मूव करें तो हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। फॉर एनी वाई, अगर वाई एक्सिस पे मूव करें तो भी पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। और अगर हम एक्स वाई प्लेन पे भी मूव करें तो भी हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां भी थीटा बिकम्स 90 डिग्री, यहां भी थीटा बिकम्स 90 डिग्री, और यहां भी थीटा बिकम्स 90 डिग्री। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी। ये बात क्लियर हुई यहां पर, ये आपको समझ में आया होगा। तो जब भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब इस प्रॉब्लम पे ये कुछ ऑप्शंस हमें पास गिवन है, और वो ये पूछ रहा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो ऑप्शन के साथ ट्रू है या फॉल्स है।
वो फॉलो कर रहे हैं इसको या फिर नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, यही तो होगा आपके पास, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब इसमें ध्यान दीजिए, व्हाट इज द डी आर? डी आर क्या है? ये जो डी आर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस क्लियर है? तो जो डी आर है वो किसको शो करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब अगर डी आर की वैल्यू अगर लेस है, यही तो होगा, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो डिस्टेंस है अगर वो लेस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर हम एग्जांपल से देखें, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, यहां एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, यहां एक पॉइंट कंसीडर करते हैं Q, और यहां एक पॉइंट कंसीडर करते हैं R। तो DR पे जरा ध्यान देते हैं। DR पे यहां पे वैल्यू क्या होगी? ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस DR मान लीजिए, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको ले लेते हैं DR, और यहां पर परपेंडिकुलर इसको भी ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? DR। तो DR की वैल्यू P पॉइंट पे क्या है? कम है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर R पे अगर हम कंसीडर करें तो R पे DR की वैल्यू ग्रेटर है, तो इट मींस R पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो यहां से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का कौन सा कॉन्सेप्ट देखा? हमने ये देखा कि क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज होंगे हम कहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। यही तो बात है, जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी कम होगी, लेस होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यही तो कंक्लूजन निकल रहा है। तो अगर इसी में ऑप्शन पे देखें हम, आर क्लोजर इन अ रीजन ऑफ large electric field compared to region of lower electric field। फर्स्ट ऑप्शन में ये है क्लोजर इन द रीजन, मतलब डेंसिटी मैक्सिमम होगी कहां पर? लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में। लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में डेंसिटी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। और ये बिल्कुल सही है कि जहां पर भी डेंसिटी ज्यादा होगी या जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्लोजनेस ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है? विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर के अगर शार्प एजेस हैं तो वहां पर भी इक्विपोटेंशियल की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर, क्या इक्वेशन बनेगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो इक्वेशन होगा। किसी भी कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, वो किससे कैलकुलेट करेंगे हम? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्या है? अगर हम सिग्मा की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर? जिसकी इक्वेशन क्या होगी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यही तो होती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम बात करें कि एजेस पे, किस एजेस पे बात हो रही है हमारे पास? ये एजेस पे हो रही है शार्प एजेस पे। तो आपको एक बात याद रखनी है शार्प एजेस पे, कि जो शार्प एजेस होगा कंडक्टर का, वहां पर सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा इज मैक्सिमम, सिग्मा is maximum at the sharp edge, ठीक है? तो सिग्मा जो होगा वो हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होता है एट दी शार्प एज। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से ध्यान दीजिए, सिग्मा अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात चार्ज भी ग्रेटर होगा वहां पर, क्योंकि ए को हमने यहाँ पर एरिया जो है वो कैसा लिया है? स्मॉल, क्योंकि शार्प एज है तो यहाँ पे ए कितना होगा? स्मॉल होगा। तो अगर चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अभी हमने देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात जो क्लोजनेस हमारे पास है, क्लोजनेस जो होगा वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे तो हम कहेंगे वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो शार्प एज होगा कंडक्टर का, वहां पर चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो यही तो हमारे पास सेकंड है, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, जो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? थर्ड देखिए, विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी। अभी हमने किया है कि जहां पर भी क्राउडेड होगा, रीजन क्राउडेड वहां होगा जहां पर भी लार्ज चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी, ये मतलब है। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? सिग्मा। तो जहां पर भी सिग्मा ज्यादा, वहां पर चार्ज ज्यादा, और जहां पर भी चार्ज ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो वहां पर क्लोजनेस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कि जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या चार्ज डेंसिटी जहां पर भी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। थर्ड आपके पास आता है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इक्वली स्पेस्ड होगा? तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, डिपेंड करता है हमारा चार्ज डेंसिटी पे, डिपेंड होगा चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब किसी सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है और कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम भी हो सकती है। जहां पर भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पर भी चार्ज डेंसिटी कम होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इक्वली स्पेस होगा। तो यहां इस प्रॉब्लम पे जो हमारे पास ऑप्शन क्लियर मिलते हैं वो मिलते हैं ए,
कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पर इक्विपोटेंशियल की डेंसिटी ज्यादा। सेकंड, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी ऑप्शन पे क्या है, जो भी कंडक्टर के शार्प एजेस होंगे वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इसका मतलब जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सी ऑप्शन, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो कि इक्वली स्पेस्ड है इसको हम नहीं ले सकते, नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज होगा वो कहीं पर मैक्सिमम भी हो सकता है, कहीं पर मिनिमम भी हो सकता है। जहां पर भी मैक्सिमम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जहां पर भी चार्ज डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो वहां पर जो डेंसिटी है वो भी कम होगी। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में जो आपके पास आंसर है वो है ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी। मतलब हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट कंसीडर किए हैं ए और बी। जब हम ए टू बी किसी चार्ज को मूव करेंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा, इस बात पे बात है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफाइन करना है, नॉट डिफाइंड है, जीरो है, कैन हैव ए, नॉन जीरो वैल्यू, ये सारी चीजें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का कितना हो जाएगा, वी बी, potential difference between the 2 points, it means VB minus VA, potential difference between 2 points is equal to, वर्क डन के टर्म्स पे लिखेंगे क्योंकि वर्क डन के बारे में बात की गई है, तो वर्क डन के टर्म्स पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, या bringing a unit positive charge from A to B। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, जब भी चार्ज को मूव कराया जाएगा A पॉइंट टू B पॉइंट, तो वहां पर जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब स्लोली स्लोली हम इसको मूव कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है? यही तो रहेगा हमारे पास। तो ये आपके हमारे पास इक्वेशंस हैं और इस इक्वेशन पे फुलफिल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन पे पहुंचते हैं। नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं वर्क में। इस वाले इतने से पोर्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पोर्शन को। ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स A to B पर यूनिट चार्ज, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा जीरो। W एक्सटर्नल अपॉन हो जाएगा Q, Q भी मल्टीप्लाई होगा तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाने पे जो वर्क डन मिलेगा वो हमेशा हमें कितना मिलना है, जीरो मिलना है। क्लियर? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पर, देखिए तो ये है यहाँ पर वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। क्लियर? और ऑप्शन पे ध्यान दें। अब जरा इस वाले पोर्शन को हम कंसिडर करते हैं, इस पोर्शन को कंसिडर करें तो इक्वेशन हमारे पास है W एक्सटर्नल A to B पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr। क्लियर? dr वही डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे dl है, उसी को हमने यहाँ पर dr से हमने रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर जरा वर्क डन का इक्वेशन देखें क्या बन सकता है।
वर्क हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। यही तो इक्वेशन शो हो रहा है ना, यही तो है इक्वेशन। तो जरा देखें तो क्या हम वर्क डन को ये एक क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर पर सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हमें ई डी आर और इनके बीच का एंगल अगर हमें फॉर्म हो जाए तो इनका अगर टोटल इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी डिफाइंड, कि वर्क डन को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? सेकेंड ऑप्शन ये पूछता है मस्ट बी डिफाइंड एज ए टू बी ई डॉट डी एल। क्या हम डिफाइन कर रहे हैं? तो हमें लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन बी तभी करेक्ट हो सकता है जब Q की वैल्यू कितनी हो, यहां पर 1 कूलाम। अगर Q 1 कूलाम होगा तो वर्क डन होगा आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। क्लियर है? लेकिन ये जो Q आपके पास 1 कूलाम है ये नॉट गिवन, ये प्रॉब्लम पे गिवन नहीं है। और जब ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो हम नहीं मान सकते कि Q की वैल्यू जो होगी वो 1 कूलाम होगी। इसी बिहाफ में ये बी ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर हमें वो गिवन कर देते कि Q की वैल्यू 1 कूलाम है तो हम ऑप्शन बी को हम करेक्ट ले लेते। बात क्लियर है? बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम पे हमारे पास Q की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो है 1 कूलाम मेंशन नहीं है, इसीलिए हमने बी ऑप्शन को करेक्ट नहीं लिया है। क्या बात क्लियर है? अब आते हैं कि सी आपका क्लियर है, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं डी पे। डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है कैन हैव अ नॉन जीरो वैल्यूज, कि जो वर्क डन होगा वो नॉन जीरो होगा। क्या ये सही हो सकता है? तो हम कहेंगे ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क डन की वैल्यू कितनी है? जीरो है। लेकिन ये सही हो सकता था कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करते कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चार्ज लेके जाते तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर हो जाता तो हम यहां पर कहते कि वर्क डन नॉन जीरो होता, नॉन जीरो होता, जो कि यहां पर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन को भी हम कैंसिल कर देंगे। क्या बात समझ में आई? तो हमारे पास ए बी सी डी पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन है सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने जीरो माना है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, हम बहुत तेजी से मूव कराएंगे, जहां पर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी, उस कंडीशन पे ये नॉन जीरो हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ये था कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमने डिफाइन कर दिया। सेकेंड वाले पे है कि हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे Q की वैल्यू 1 कूलम होनी चाहिए थी, जो कि हमारे प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब हमें यहां पर क्या देखना है कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल है वहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, वहां पर कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, और उसी के बिहाफ में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चारों जो ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है वो सही है या फिर गलत। बात क्लियर है? तो एक आपका कांस्टेंट पोटेंशियल जहां पर होगा वहां पर बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये सारे ऑप्शन है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन है ई वेक्टर, या सिंपल इसको ई ही कर दें, वेक्टर फॉर्म में नहीं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। क्लियर है? पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो V अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब जो dv वाला पोर्शन है ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? जीरो होगी। मतलब जहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? हमेशा जीरो होगी।
तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जो कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म मिल रहा है? हम कहेंगे यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो रहा है? जीरो। कहां पर? जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। क्लियर है? बिकम्स जीरो। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन है देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, मतलब जहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वह उस रीजन के इनसाइड पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए सपोज हम एक चार्ज को, एक रीजन को कंसीडर करते हैं इस तरीके से, और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर हम इससे इस रीजन पर प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो चार्ज होगा ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या इस रीजन के इनसाइड पे कोई चार्ज होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है कि जो भी चार्ज होगा वो कहाँ मिलेगा? उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे चार्ज इसको प्रोवाइड कराया पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिल रहा है? इसके सरफेस पे मिल रहा है। और लास्ट सेशन पे हमने लोगों ने बात भी की थी कि किसी कंडक्टर के इनसाइड पर क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी और पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वही चीज है, अंदर आपके पास इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर चार्ज है नहीं है, इसको अगर देखने के लिए एक और हम तरीका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ, अगर हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी तो वैल्यू रहेगी। तो हमने कहा इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये टर्म्स जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ पर कि रीजन के इनसाइड पे हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन जो सी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड दी रीजन, क्योंकि जब इनसाइड दी रीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट। फोर्थ वाले पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। फिर से वही बात कि अगर हमने कोई एक रीजन कंसीडर किया है, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, तो इसके बाहर अगर हम कोई चार्ज प्लेस कर दें तो क्या इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आएगा? तो हम जानते हैं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से इनसाइड पे हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, और जब इनसाइड पे कोई भी चार्ज हमें नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड shall necessarily change if a charge is placed outside the region। necessarily change नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम पे जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहां भी पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा डीवी जीरो हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और अगर रीजन के इनसाइड पे बात करें जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब वहां पे कोई भी चार्ज प्लेस्ड नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आपके प्रॉब्लम पे आते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। इसमें देखें क्या दे रखा है। इन अ सर्किट शोन इन फिगर
आपका सर्किट है, K1 की है, की K1 इज क्लोज्ड, इनिशियली K1 क्लोज्ड है एंड K2 इज ओपन। ये जो K2 वाली की है इसको ओपन किया है हमने, देन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। नेक्स्ट सिनेरियो में K2 को हमने ओपन किया है, K1 को ओपन किया है, K2 को हमने क्लोज किया है। क्लियर? तो क्या करना है हमें, ये सब करने के बाद क्या होगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जो हमने ऑर्डर बना दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक Q1 dash and Q2 dash as charge on C1 C2 and V1 V2 as potential voltage respectively। तो अब हमें ये बताना है रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर इस चीज पे ध्यान दीजिए, जो भी बात चल रही है वो किस पे आ रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। नंबर फर्स्ट क्या कंडीशन है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। ये हमारे पास बैटरी है, यहां पर कैपेसिटर है C1 और इसी के साथ एक और कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं हम C2। एक की यहां पर है K1, एक की ये हो जाएगी आपके पास K2, इसको मान लीजिए K1 और ये हो जाएगी हमारे पास K2। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नंबर फर्स्ट K1 को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और K2 को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो बेटा जैसे ही हम लोग K2 को ओपन करेंगे तो जो कैपेसिटर C2 है इट नॉट पार्टिसिपेट इन दी सर्किट। जैसे ही हम K2 को ओपन करेंगे तो सर्किट में C2 का पार्टिसिपेशन 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा C1। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, C1। ये क्लोज कर दिया K1। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी सेल, प्लस माइनस, इसका ये वोल्टेज मान लीजिए या फिर ईएमएफ ले लीजिए, कितना गिवन है, ई गिवन है। तो जैसे ही सेल के साथ कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो ये जो कैपेसिटर है ये शुड बी चार्ज होना स्टार्ट होगा और इसकी जो अपर प्लेट है बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिव। ये चार्जिंग स्टार्ट करेगा और कब तक चार्ज होगा, जब तक ये फुली चार्ज ना हो जाए। व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज देन अमाउंट ऑफ चार्ज बिकम्स, कितना चार्ज इस कैपेसिटर में होगा तो हम कहेंगे वो होगा C1 कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल इस कैपेसिटर में पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस बैटरी के पोटेंशियल के अक्रॉस। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, E। तो इतना चार्ज ये इनिशियली क्या होगा, स्टोर कर रहा होगा, कितना, Q1 E चार्ज। Q1 E चार्ज कितना होगा, इट मींस कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आपका C1 गिवन है, पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, जितना इस सेल का पोटेंशियल है, तो सेल का पोटेंशियल हमारे पास E है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू E। बात समझ में आ गई। सेकेंड केस क्या कह रहे हैं, सेकेंड केस है कि जो K1 है इसको हमने ओपन किया है और जो K2 है उसको हमने क्या किया है, क्लोज किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, K1 को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये सेल जो है वो सर्किट से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ कैपेसिटर C1 और C2 बचेगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर C1 है अब वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किससे, C2 के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। और एक चीज और बताई है इन्होंने, जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 और V2। इसका मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा कितना, V2। अब क्या होगा, C1 तो पहले ही चार्ज हो चुका है, किसके साथ, बैटरी के साथ। कब, जब Q1 क्लोज था। जब ये चार्ज हो चुका है तो टोटल इसमें चार्ज की वैल्यू जाएगी Q1 इज इक्वल टू C1E, अपर प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी के, लोअर प्लेट नेगेटिव पोलैरिटी। तो अपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस C1E और लोअर में हो जाएगी माइनस C1E। इनिशियली जब हम इसको कनेक्ट कर रहे होंगे उस कंडीशन पर जो चार्ज होगा
ऑन कैपेसिटर C2 वो कितना होगा? 0। यही तो होगा। अब यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, या ये कह दें कि अब C2 की चार्जिंग स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ C1। C1 क्या करेगा? C1 अब चार्ज ट्रांसफर करेगा किसको? C2। और जब C2 को चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा तो C2 का जो अपर प्लेट है बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो C1 है वो C2 को चार्ज तो कर रहा है, लेकिन कब तक करता रहेगा? तो हम जानते हैं ये तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए। इसका मतलब जब दोनों का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का गेम चलता रहेगा। क्या बात समझ में आई? और जब फाइनली जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस कंडीशन पर इसमें जो चार्ज की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे Q1 डैश, और फाइनली इसमें जो चार्ज की वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे Q2 डैश। क्या बात समझ में आ गई? इनिशियली जब इसको कनेक्ट कर रहे थे, इनिशियली Q1 इसमें चार्ज की वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज C1e था, और Q2 इज इक्वल टू 0 था। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। C1 जो है वो C2 को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। कब तक चार्ज करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जब पोटेंशियल सेम होगा तो उस कंडीशन पे हम देखेंगे कि जो C1 वाला जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज कितना हो गया? Q1 डैश। और जो सेकंड C2 वाला जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 डैश। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन टोटल था कितना? टोटल तो हमारे पास Q1 था ना, जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसका कुछ पार्ट Q1 डैश पे है, कुछ पार्ट Q2 डैश पे है। तो यहां से हम ये तो लिख ही सकते हैं जो Q1 जो टोटल था, जिसकी वैल्यू C1e थी, वही तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन सी पार्ट में? एक हो जाएगा Q1 डैश और दूसरा हो जाएगा Q2 डैश। यही तो इक्वेशन फॉर्म होगी हमारे पास। यही तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक हो सकता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। तो अब ऑप्शन पे पहुंचते हैं। ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, क्या है यहां पर? नंबर फर्स्ट, चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इज इक्वल टू V2। बिल्कुल सही है। C1 पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई? सेकंड पे आ जाइए जरा। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। नहीं कह सकते कि दोनों जो चार्ज हैं Q1 डैश Q2 डैश सेम होंगे, नहीं हो सकता। यहां पर पोटेंशियल तो सेम हो सकता है, कह सकते हैं कि पोटेंशियल सेम है, लेकिन हम चार्ज के बारे में बात नहीं कर सकते कि चार्ज हमारा सेम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है इज इनकरेक्ट। थर्ड आइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है थर्ड में। थर्ड में जो वैल्यू दी गई है C1e is equal to C1 V1 plus C2 V2. Charge on C1 gets redistributed such that C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1e. यही तो इक्वेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन पे, अगर हम देखें, हमने कहा Q1 is equal to C1e is equal to Q1 डैश प्लस हो जाएगा ये आपके पास Q2 डैश। अब Q इक्वल टू CV, तो देखिए C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? V1। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V1, तो इसको हम बोल सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। आई थिंक यही है, बिल्कुल ठीक। और ये हो जाएगा C1e। ये तो वही ऑप्शन है जो हमारे पास C में है, लेकिन ये कब हुआ था? ये तब होता है जब V1 किसके इक्वल हो? V2 के इक्वल। तभी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1e, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि जो V1 और V2 जो पोटेंशियल है वो सेम है या नहीं है। अगर इसमें मेंशन करता C वाले पे कि V1 इज इक्वल टू V2,
तो हम इस ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कहते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम कैरी नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को हम कैरी नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q। और यही चीज शायद हमने यहाँ पर भी निकाली है कि Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ पे Q मेंशन है, हमने Q1 यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पोटेंशियल इज सेम और नॉट। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या जो ऑप्शन होगा वो होगा ए और ऑप्शन डी। क्लियर? पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इफ अ कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V is not equal to 0 and there are no charge anywhere else outside them। मतलब जो कंडक्टर के आउटसाइड में ही चार्ज होंगे, इनसाइड पे चार्ज नहीं होंगे, और पोटेंशियल जो है वहां पर 0 नहीं है। तो अब हमें यह बताना है ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो कैसे होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करेंगे दो केस। नंबर फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई मीडियम जरूर फिल होगा। सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। अगर इसके पास में कोई चार्ज प्लस क्यू अगर हम प्लेस करें जिससे हम इसको चार्ज दे पाए, तो ये जो भी चार्ज होगा वो कहाँ मिलेगा? वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कराते हैं तो ये सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन साइड पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और इन साइड में कोई ना कोई आपको मीडियम मिल ही जाएगा क्योंकि सॉलिड है, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई मीडियम होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर एक और हम देखें जिसमें हम बात कर रहे हैं होलो स्फीयर के बारे में। होलो स्फीयर के बारे में अगर बात करें तो होलो स्फीयर क्या होगा? ये इनर सरफेस और ये हो जाएगा आपके पास अपर सरफेस। ये वैक्यूम है। क्लियर? बॉडी इतने में है, ये बॉडी है आपके पास, बॉडी है। अब अगर इसमें हम प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कराएं तो क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा इसके आउटर सरफेस पर, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये इनर सरफेस भी तो है यहाँ पर। तो इस इनर सरफेस में क्या होगा? सॉरी, इनर सरफेस में ड्यू टू इंडक्शन, इनर सरफेस में जो आपको चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। क्या इस बॉडी में कोई चार्ज होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। क्या इस बॉडी के इनसाइड पे कोई चार्ज मिलेगा? तो वो भी नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन पे बात करें। ऑप्शन है नंबर ए, देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। मतलब चार्ज सरफेस पे भी होगा और जो इनसाइड है, सरफेस के जो इनसाइड है वहां पर भी होगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ। देख लीजिए, आउटसाइड दी सरफेस भी है और जहां वैक्यूम हमने क्रिएट किया है वहां पर इनसाइड भी है, आउटसाइड भी है, और जहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पर इनसाइड पे भी हमारे पास चार्जेस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चार्ज हमारे पास सरफेस पे भी होगा और इनसाइड पे भी होगा। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, कि जो चार्ज है वो बॉडी में नहीं होगा। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। क्या बॉडी में हमारा चार्ज होगा? तो हम देख लीजिए, इस वाले बॉडी के पोर्शन में भी कोई चार्ज नहीं है, इसके इनसाइड पे भी कोई भी चार्ज हमें नहीं मिलेगा। जो भी चार्ज होगा वो कहाँ मिलेगा? सरफेस पे चार्ज मिलेगा। इसका मतलब देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है कि बॉडी में चाहे ये आपके जो भी स्पेयर जो हमने लिया है, कंडक्टर लिया है, हॉलो कंडक्टर लिया है,
इसकी बॉडी में भी कोई चार्ज हमारे पास नहीं रहेगा, और ये जो सॉलिड स्फीयर लिया है, कंडक्टर लिया है, इसके भी इनसाइड बॉडी में भी कोई भी चार्ज प्लेस्ड नहीं होगा। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन दी सरफेस, क्या सिर्फ सरफेस पे चार्जेस मिलेगा? तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, इनर वाले सरफेस पे भी चार्ज मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, क्या सिर्फ इनसाइड द सरफेस पे ही चार्ज होगा? तो हम कहेंगे नहीं, आउटसाइड वाले सरफेस पे भी हमें चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है इस प्रॉब्लम का वो है ए, और ये हो जाएगा हमारे पास बी, कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों में चार्ज होगा, और जो बॉडी है चाहे वो सॉलिड की हो चाहे वो होलो स्फीयर की बॉडी हो, वहां पर हमें कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है। लास्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर, कंसीडर टू सिचुएशन। एक हमारे पास कैपेसिटर है, की के साथ सेल में वो कनेक्ट है। सिचुएशन है K is kept closed and plate of capacitor are moved apart using insulating handle. K is open and plate of capacitor are moved apart using insulating handle. मतलब K को पहले क्लोज किया गया है, देन ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है फर्स्ट पार्ट में, कि K को जब हमने क्लोज किया है और उसके बाद जो प्लेट है कैपेसिटर की प्लेट, इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है। और सेकंड में ये है कि जब की को हमने ओपन किया है तो उस कंडीशन पे जब हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नंबर फर्स्ट केस पे बात करते हैं, जब यहां पर की हमेशा क्या रहेगी, क्लोज। की क्या रहेगा, क्लोज। की इज केप्ट क्लोज, नंबर फर्स्ट। जब क्लोज होगा तब उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पर जो कैपेसिटर है विल बी कनेक्टेड विथ, जिसमें पोटेंशियल या ईएमएफ जो भी मान लीजिए उसको हम मान लेते हैं ई, ठीक है, इसी को वी मान लेते हैं। जो पोटेंशियल आपके पास कितना हो जाएगा, वी, जो हमारे पास गिवन है ई, इसी को पोटेंशियल हमने वी भी मेंशन कर लिया। उस कंडीशन पे क्या होगा, जब बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट होगी कैपेसिटर से तो कैपेसिटर should be charged, then upper plate of capacitor becomes positive and lower plate of capacitor becomes negative, ये फुली चार्ज होगा। इस कंडीशन पे इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू, इसको सपोज मान लेते हैं C कैपेसिटेंस है तो C इंटू ई या फिर C इंटू वी, जो भी आप लेना चाहें। Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू ई। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देते हैं, क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा? हम कहेंगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, और जो इस बैटरी का पोटेंशियल होगा वही किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो हम कहेंगे पोटेंशियल V, फिर से कह रहे हैं V मानिए या फिर E मानिए, ये बिकम्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कनेक्ट है, बैटरी, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वही हमेशा किसका कहलाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल शो करेगा। तो वोल्टेज हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या चार्ज बार बार चेंज होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, इनिशियली टाइम पे Q इज इक्वल टू 0, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो Q की वैल्यू भी बार बार क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी। Q की वैल्यू चेंज होगी और इंक्रीज होगी। अब क्या बात करते हैं, एक चीज और आते हैं कि अगर हम कैपेसिटेंस पे, या फिर अभी हम कहते हैं Q की वैल्यू में अभी हम चेंज नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं सेकंड, जब कैपेसिटर की प्लेट को मूव किया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल प्लेट के लिए, होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और D क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट।
तो अगर हम प्लेट के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब डी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाई है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो एक इक्वेशन हम जानते हैं कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो C अगर बढ़ रहा है, V अगर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है Q की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, मतलब चेंज हो रही होगी। ये बात समझ में आ रही है। Q कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जो इस सेल का पोटेंशियल है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो चार्ज अमाउंट होगा, जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास Q1 इक्वल टू CE, ई पोटेंशियल अक्रॉस दी सेल। और अगर हम इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन एस नॉट बाई डी। डी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात C की वैल्यू डिक्रीज होगी, D इंक्रीज C डिक्रीज। तो Q इक्वल टू CV पे जब हम बात कर रहे हैं, V हमारे पास कांस्टेंट है, C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो Q की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्या बात क्लियर हो गई? अगर हम नेक्स्ट सिनेरियो पे पहुंचे, नेक्स्ट सिनेरियो क्या कहता है, नेक्स्ट सिनेरियो ये कह रहा है कि की इज ओपन। की को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो की अगर हमने ओपन किया तो क्या होगा, की को अगर ओपन करेंगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास कैपेसिटर रह जाएगा। और वो भी कैपेसिटर क्या होगा, जिसका अपर प्लेट पॉजिटिव होगा, लोअर प्लेट नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसमें जो टोटल चार्ज का अमाउंट होगा वो कितना होगा, C1 या C है आपके पास, तो C ही यूज करें, C, और ये हो जाएगा E। इतना ही तो चार्ज हमारे पास रहेगा, Q1 इज इक्वल टू CE चार्ज रहेगा। तो अब ये तो डिस्चार्ज होना नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं इस पे जो डिस्चार्ज होगा नहीं, तो Q की वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। Q कैसा रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? Q कांस्टेंट है। अब फिर से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो वही C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन एस नॉट बाई डी। डी की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज। क्लियर है? Q1 हमेशा, Q जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पे भी देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q बिकम्स कांस्टेंट, Q बिकम्स कांस्टेंट। Q हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, Q बिकम्स कांस्टेंट। चलिए Q जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। और C की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, Q को अगर कांस्टेंट करना है, C की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये दो सिनेरियो थे, तो दोनों सिनेरियो पे हमने क्या देखा, फर्स्ट सिनेरियो पे जो हमारे पास V है वो कांस्टेंट है, Q और C चेंज हो रहे हैं। सेकंड सिनेरियो पे हमने देखा जो Q है वो कांस्टेंट है, और C और V ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अब ऑप्शन पे पहुंचते हैं। इन ए, मतलब सीन ए, केस ए पे Q रिमेन सेम बट C चेंज। ए वाला पोर्शन ये है, ये A है और ये B है। तो ए पे देखिए, क्या Q रिमेन सेम है, Q रिमेन सेम, हम कहेंगे नहीं, Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी पे आ जाइए, बी ये ऑप्शन है, वो कह रहा है V रिमेन सेम बट C चेंजेस। तो V रिमेन सेम नहीं, यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी पे पहुंचिए, सी पे कह रहा है इन ए केस ए V रिमेन सेम एंड हेंस Q चेंजेस। V रिमेन सेम, बिल्कुल सही, और Q विल बी चेंज्ड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पर V की कांस्टेंट होगा और Q हमेशा चेंज होगा। अब बी सिनेरियो पे बात करें अगर, ऑप्शन डी पर,
Q रिमेन सेम, Q रिमेन सेम, तो यहां पर देखिए Q रिमेन सेम एंड हेंस V चेंजेस, तो यहां पर देखिए V चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है डी, C और D दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे हमारे, करेक्ट होंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट जो हम लोग लेके आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट सेशन होगा हमारे पास, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।